राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती बहुत बड़ी रकम है। पूरा नियंत्रण आरएसएस का। मीडिया में लीपापोती हुई तीनों यादव में, चूंकि यादव लगा था मेन खलनायक सिद्ध करने का काम शुरू हो गया। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी यानी मास्टरमाइंड रमाशंकर यादव है। इसे लोग टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। एफआईआर में वो 8वें नंबर पे थे, उस दिन भी उन्हें पहले नंबर पे दिखाया जा रहा। टिन्नू यादव को फांसी की सजा हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो। ये सब प्यादे हैं, असल कहानी तो कहीं और है। मेमनों को फंसा दिया गया है। पर्दा डालने की कोशिश लगातार जारी है। मोदी और शाह जी की गुजराती लॉबी है जो काम कर रही है। चंपत राय जी, ये भी चंपत राय बंसल है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ हुई है। जल्द इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। और कौन है डकैतों का आका? योगी जी तो इस मामले का पर्दाफाश कर देते, लेकिन उनको दिल्ली रोक रही। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन इससे पहले एक और चोरी हुई, बल्कि उसे डकैती कहना ज्यादा बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह। चंदा चोर पार्टी के औने पौने दामों की जमीनें करोड़ों करोड़ में खरीदी गई। सब जगह दस्तखत चंपत राय के। 13 दस्तावेज दिए मैंने, 13 दस्तावेज। भाई ये चंपत राय जी अकेले इतने शक्तिशाली कहाँ से हो रहे हैं? ये पावर कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? हर चीज को छुपा लेने की। कल्याण सिंह जिनके समय में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, और विनय कटियार या उमा भारती, तीनों पिछड़ी जातियों के लोग। ये लोग इस पूरे आंदोलन के सबसे ज्वलंत चेहरे। जब ट्रस्ट बना तब उसमें जो लिस्ट आई वो गायब है, उसमें से है ही नहीं, एक भी नहीं आई। आंदोलन सिर्फ किसी जाति विशेष का है। और क्या वही मेरिटोरियस है? क्या धार्मिक मामलों की भी कोई खास मेरिट होती है जो कुछ खास जातियों में नती रहेगी? आरएसएस पर इतनी बड़ी कालिख होती है। एक मंदिर आपके पास आया, देश का सबसे प्रमुख है, उसके प्रबंधन में आपकी योग्यता ये है, और उसमें इस तरह की डकैती हो रही है। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस चर्चित विषय को ले रहे हैं, वो राम के बारे में है, राम मंदिर के बारे में है, राम मंदिर पे आने वाले चढ़ावे के बारे में है, चढ़ावे की चोरी के बारे में। उसके एक वरिष्ठ ट्रस्टी हैं नृपेंद्र मिश्र, और एक 100 साल पुराने संगठन जिसका नाम आरएसएस है, उस पर इतनी बड़ी कालिख होती है। वो गांधी जी की हत्या के मामले से भी उबर गया था, लेकिन ये कालिख कुछ ऐसी है कि इससे कैसे उभरेगा। लेकिन इस मुद्दे ने इस संगठन के लिए खासकर उसकी जवाबदेही को इतना बड़ा कर दिया है कि वो राम कथा में जैसे बहुत सारे वृतांत आते हैं कि बहुत सारे राक्षस जो है अपने आकार को घटा बढ़ा लेते थे, आसमान में उड़ जाते थे। ये कुछ उस तरह की लीला हमारे सामने घट रही है, और हम सब लोग उसमें चाहे अनचाहे पात्र हैं। तो आज इसी पर यह कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के बहुत सारी परतें हैं। उन सब पर कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी दृष्टि डालें। जो इसमें अर्थव्यवस्था का सवाल है, जो हमारी मंदिरों की अर्थव्यवस्था है, जो बहुत विशाल है। अभी कुछ आंकड़े आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। और ये जो आंदोलन हुआ, इस मंदिर की संरचना कैसी हुई, उसमें किसको किसको क्या प्रतिनिधित्व मिला, कैसे उस पर किसका कब्जा रहा, कैसे पीएमओ में शिकायत हुई, पीएमओ ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, एसआईटी ने क्या किया, जो एसईटी थी एक्चुअली, ऑडिट्स वगैरह में जो वार्निंग्स आई उनका क्या हुआ, मीडिया ने स्पीच क्या किया, गैग के ऑडिट क्या करते रहे, और दूसरे मंदिरों में इस तरह की बातें जहां जहां से आई वहां क्या क्या होता रहा है, और मीडिया के चाल चरित्र पर भी क्या उसकी भूमिका है। ये सब बातें आज के इस कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। किसी भी मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को समझें। अर्थव्यवस्था ही निर्णायक होती है। दिखता क्या है, उसका प्रकट क्या है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके मूल में हमेशा अर्थव्यवस्था होती है। तो जरा मंदिरों की अर्थव्यवस्था समझ लें, और इससे आप समझ जाएंगे कि वो 100 साल पुराने संगठन का इंटरेस्ट इस मंदिर को बनाने, इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के अलावा जो हमारी धार्मिक मामलों की अर्थव्यवस्था है उसके संचालन पर नियंत्रण के लिए क्यों था। जो हमारा एनएसएसओ है, आंकड़े बनाने वाली जो हमारी एक संस्था है, उसके अध्ययन के अनुसार भारत की जो टेम्पल इकोनॉमी आप कह लीजिए, ये लगभग हमारी जीडीपी का 2.5% जो है मंदिरों के हाथ में है। बहुत बड़ी रकम है। 3 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की सालाना इसकी हलचल है। और कई बार इसके जो एस्टिमेट्स हैं, जो पिलग्रिमेज वगैरह लोग करते हैं, उसको अगर हम अलग से लेते हैं तो वो करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास। तो ये इतना बड़ा ढांचा है धार्मिक क्रियाकलाप का हमारे यहाँ, जो असंगठित क्षेत्र में है अभी भी बहुत बड़े हिस्से में। और ये जो हमारा 100 साल पुराना संगठन है,
जिसकी नजर इस पर है, जो इस देश की सांस्कृतिक जो हलचल है उस पर पूरा नियंत्रण चाहता है। तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने नियंत्रण से समाज के सारे दूसरे अवयवों पर नियंत्रण करने की इच्छा रखता है। उसके सारे काम, कार्यकलाप और जो नतीजे हैं वो वहीं हमें ले जाते हैं। अब कुछ आंकड़े इसको तथ्यवाद और पुष्ट करने के लिए आपके सामने, जैसे हमारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, सबसे बड़ी चर्चा इसके चढ़ावों के बारे में ही होती है कि देश में यह सबसे रईस मंदिर है। करीब 19,000 करोड़ रुपए तक इस ट्रस्ट में जो बैलेंसेस है वो है, और इसके गोल्ड डिपॉजिट करीब 11,500 करोड़ के। इतना लोग सोना चांदी चढ़ाते हैं मंदिरों में। और राम मंदिर में भी इस तरह से बहुत धातुएं, सोना चांदी चढ़ाई गई थी, उनके सबके विवरण तरह तरह से आ रहे हैं। लेकिन जो राम मंदिर का मामला हुआ, ये पहला मंदिर है जिसकी साइज बहुत बड़ी है। एक मंदिर जो आस्था का मंदिर है, उस पर पूरा नियंत्रण आरएसएस का आया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार करीब 3500 करोड़ का इसमें कैश डिपॉजिट का एस्टिमेट आया है। अभी इसके बहुत सारी चीजें फुटकर में ही आ रही हैं, क्योंकि ये जो संस्था आरएसएस वैसे तो चला रही है, इसको जो ट्रस्ट बना है उसमें ज्यादातर लोग वही, निर्णायक पदों पर तो सब वही। चंपत राय जी वहीं से आते हैं, वो गोपाल राव जी जो आते हैं वो भी वहीं से आते हैं, फिर वो दूसरे सज्जन जो मिश्रा जी हैं वो भी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं। तो इन्हीं लोगों का पूरी तरह से इस पर नियंत्रण है। जब ये मंदिर उद्घाटित हुआ, 2 बार जो उसमें प्रमुख कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री के साथ आरएसएस प्रमुख आए और कोई नहीं। और प्रधानमंत्री स्वयं ही अपने को बता चुके हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उसके लिए उन्होंने काम किया है। तो पूरी तरह से नियंत्रण वाला ये उनका संगठन है। ये आरएसएस अगर होगा तो वो कैसा मॉडल हमारे सामने पेश करेगा? अगर मंदिरों का संचालन जो वो अपने हाथ में पूरे देश के हर मंदिर का रखना चाहता, तो वो कैसा स्वरूप उसका होगा? उसका सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा सैंपल हमारे सामने राम मंदिर है, जिसके बारे में बहुत ही कम सूचनाएं हैं जो पब्लिक है, और जो सूचनाएं हैं वो बहुत ही संदेह पैदा करती है। रोजाना डोनेशन की जो अनुमान है उस पर भी अलग अलग फिगर्स है। कोई 8 से 13 लाख रुपए रोज बताता है, और कभी कभी विशेष दिनों में रामनवमी वगैरह जब होती है तो ये 50 से 60 लाख रुपए रोज तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए इसकी जब चर्चा शुरू हुई तो जो आरोप लगने शुरू हुए उनमें बहुत अंतर है। कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 1200 करोड़ बता देता है। अब ये तो जांच वाच चल रही है तो चीजें सामने आएंगी, अगर आएंगी तो। आइए थोड़ा घटनाक्रम पर आ जाते हैं। ये मामला 7 जून के आसपास इसी साल खुला। तब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने और अन्य लोगों ने इसको बाहर किया। एक अखबार दैनिक जागरण, उसने इस मामले को उभार दिया। ये सही है कि नोएडा के चैनलों में देर लगी, लेकिन फिर भी ये खबर चर्चित हो गई। इसके बाद 13 जून को ये प्रेशर बना कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको एक एसआईटी की इसमें घोषणा करनी पड़ी। अब यहाँ बदमाशी थी। एसआईटी जो होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इस इन्वेस्टिगेशन जनरली क्राइम के किसी मामले में तब होता है जब उसकी कोई शिकायत कहीं दर्ज होती है, कोई एफआईआर होती है, तब उसमें इन्वेस्टिगेशन कोई स्पेशल टीम करेगी, कोई क्राइम ब्रांच करेगी, सीबीआई करेगी, कोई और संस्था करेगी, या कोर्ट कोई स्पेशल टीम बनाएगी, वो करेगी, तब ये एसआईटी का नाम आता है। यहाँ आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी एफआईआर के एक एसआईटी का नाम आ गया, और लोग समझ गए थे ये सिर्फ इसलिए आया है कि इसको वो ठंडा करना चाहते। लेकिन मामला ठंडा होने जा नहीं रहा था, इसमें कथाएं आना शुरू हुई। और जैसी हमारी परंपरा है, कथाओं में हमारे यहाँ चूंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स करने वाले, मीडिया में काम करने वाले, न्यूज रूम्स में बैठे हुए लोग, संपादक गण, इन सब में सवर्ण जातियों की बहुसंख्या है, और इसकी वजह से वो हमेशा किसी न किसी खलनायक को चुनने के लिए, उनकी जनरली धारणा होती है वो पिछड़ी जातियों में से, दलित में से, या मुसलमान कहीं मिल जाए तो पहले वो उसकी ओर ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और यहाँ एक टीनू यादव नाम के कर्मचारी मिल गए। पता लगा कि वो चंपत राय की गाड़ी वाड़ी चलाते हैं और उनके बड़े क्लोज हैं, और उन्होंने अपने एक भतीजे को भी लगवाया हुआ है, और अन्य लोग तो थे, कई कर्मचारी थे, बाकियों के भी नाम आते थे। लेकिन टीनू यादव में चूंकि यादव लगा था, उसने थोड़ा सा हमारे मीडिया में टिटिलेशन पैदा किया, और टीनू यादव इस कांड के मेन खलनायक सिद्ध करने का काम मीडिया में शुरू हो गया। लेकिन टीनू यादव को खलनायक सिद्ध करने के क्रम में इस मामले को भी काफी हवा मिलती चली गई, और ये सब फिर राष्ट्रीय प्रेस तक भी पहुंच गया। मामला चूंकि
ऐसे विश्वास से जुड़ा है जिसमें रेशनल लोग तो समाज में बहुत कम है, ज्यादा लोग तो वही है जो विश्वास करते हैं, धर्मभीरुता तो बहुत ज्यादा है। तो नतीजा ये हुआ कि ऐसे लोग भी जो आरएसएस या बीजेपी के साथ है, विचार से मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, आरक्षण के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामलों में ज्यादा रुचि रखते हैं, ऐसे लोग भी इसको पचा नहीं पाए और वो शंका बढ़ती चली गई। और हम ये पा रहे थे कि जो मंदिर की व्यवस्था चलाने के प्रमुख लोग हैं, चंपत राय साहब खासकर, वो इस पर अजीब तरह का रुख अपनाए हुए थे। बात आ रही थी कि सीसीटीवी गायब है, सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं, वो बंद किए जाते रहे हैं, फला लोग इसमें काम करते रहे हैं, वो एकाएक रईस हो गए हैं, उनके गांव से खबर आने लगी, किसी ने कुछ खरीदा है, किसी ने जमीन खरीदी है, किसी ने फ्लैट खरीदा है। और जो बहुत महत्वपूर्ण खबर आई, जो उस तरह से विकसित नहीं होने पाई, लेकिन वो खबर थी कि यहां से बोरों में भर के कुछ सामग्री रेल से कर्नाटक ले जाई जाती है। एक सदस्य है जो गोविंद राव, उनके किसी रिश्तेदार को बताया गया इसमें कि वो इस काम को देखते हैं कि वो जाते तो है ट्रेन से बोरे लेकर और लौटते हैं जहाज से खाली हाथ। लेकिन ये खबर उतनी बड़ी नहीं हो पाई। ये अगर ठीक से जांच में कहीं सामने आया तो ये वो चीज बताएगी जहां शायद ये मुद्दा है, जहां शायद इस मामले की मूल कड़ी होगी। लेकिन जिस तरह से उसकी लीपापोती हुई तो इस एसआईटी से कोई उम्मीद किसी को बधी नहीं। लेकिन खबरें बहुत सी आती रही कि आज एसआईटी ने उसके यहाँ छापा मारा, वहां कैश मिला, किसी के यहाँ गोबर में मिला, किसी के भुसौले में मिला, किसी के फलाना मिला, इत्यादि इस तरह की खबरें आई। जैसे ये खबर मीडिया में आई, उसको देखने वालों की तादाद लाखों से करोड़ों में बदल गई और किसी भी दूसरी खबर से लोगों का ध्यान हट के इसकी तरफ चला गया। तो फिर प्रतियोगिता शुरू हो गई। आप जानते हैं कि हमारे मीडिया का जो टेलीविजन सेक्टर है वो पूरी तरह से घाटे में है, उसको व्यूअरशिप नहीं मिलती, सरकार की रक्षा करने का उस पर कार्यभार है, उसकी लोकप्रियता हो नहीं सकती। इसलिए तो टीवी चैनलों में भी होड़ इस मामले को भुनाने की लगी और वहां फिर बहुत सारी खबरें आने लगी और इन सब ने मिलजुल के सरकार पर और राजनीति पर, आरएसएस पर और जो भी लोग इसका प्रबंधन कर रहे थे इस मंदिर का, उन सब पर एक बड़ा दबाव पैदा कर दिया और उसमें फिर रोज सनसनी पैदा होती रही। और उसी क्रम में एक बार इसके सबसे प्रमुख कह सकते हैं व्यक्तित्व जो मंदिर निर्माण के लिए अपने को जिम्मेदार ट्रस्ट की ओर से बताते हैं और हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत तरह से चर्चित रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उन्होंने लंबे समय तक सबसे प्रमुख पद पर काम किया है। उन्होंने आके कह दिया कि साहब यहाँ तो डकैती हुई है। डकैती तो भाई बड़ी बात थी, तो लोगों को सबको यकीन हो गया, फिर कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं रही कि प्रधानमंत्री का कार्यालय का एक सबसे प्रमुख व्यक्तित्व जिसको इसका काम दिया गया कि वो मंदिर निर्माण करे और जो इस ट्रस्ट में ट्रस्टी भी है, वो जब कह रहा है कि डकैती हुई है तो फिर पता नहीं क्या क्या वो फिर स्पेकुलेशंस जो है उसकी फिगर्स जो है बदलती गई और सैकड़ों करोड़ में बदल गई, जो हम आपसे पहले बता चुके। लेकिन छोटी कहानियां, चटपटी कहानियां वो टीनू यादव पर केंद्रित रही, क्योंकि ये समाज का हमारे कैरेक्टर है कि वो हर मामले में जब किसी को गलत पकड़ना होता है तो वो अपनी रुचि के खलनायक चुनता है और अपनी रुचि के नायक भी चुनता है। तो इस मामले में मीडिया के लिए खलनायक टीनू यादव थे और बड़े समय तक वो बने रहे, अभी भी बने हुए हैं। हालांकि वो एक बहुत छोटी सी यूनिट है और उनके पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम जांच वांच जब होगी तो होगा, लेकिन जब एफआईआर हुई तो उनका नाम 8वें नंबर पर था। हालांकि मीडिया चैनलों पर हर जगह वो नंबर 1 थे, उन्हीं का नाम पहले आता था। जिस दिन एफआईआर हुई और जिसमें एफआईआर में वो 8वें नंबर पे थे, उस दिन भी उन्हें पहले नंबर पे दिखाया जा रहा था और दिखाते जाते रहे, अभी भी दिखा रहे हैं लोग, अभी भी ज्यादा केंद्र उन्हीं पर है। लेकिन जाहिर है कि ये सब प्यादे हैं, असल कहानी तो कहीं और है और वो बहुत बड़ी होगी अगर खुलेगी, और नहीं भी खुले तो लोगों के विश्वास में तो वो संदेह के दायरे में जा चुकी। और वो यही है कि आरएसएस जिसने 4 दशक के बाद एक आंदोलन के जरिए एक सफलता पाई, आस्था के केंद्र बिंदु पर एक मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरह से हथिया लिया था, उस पर उसी मंदिर के चढ़ावे की डकैती का इतना बड़ा आरोप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा। ये जो शंका है ये बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जाएगी। देखते हैं कि इसको कैसे ये लोग, जैसे सूचना प्रबंधन के सबसे काबिल लोगों में से है, कैसे इसको प्रबंधित करते हैं। क्योंकि अब इसकी आलोचना करने वालों में इनकी बातों से ही तमाम लोग शामिल हो गए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर जो सीधे सीधे राइट विंग के हैं
और उसमें एक कंट्रास्ट भी काम कर रहा है। देश में हम चाहे न चाहे, मोदी और शाह जी की जो जोड़ी है, ये गुजराती लॉबी है जो काम कर रही है, उसने देश पर नियंत्रण कर लिया है। ये बात बहुत जोर से आ रही है। और उसमें जो दूसरी सवर्ण बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, अन्य है, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन है। भूमिहार भी है, भूमिहार उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजपूतों वगैरह में रिएक्शन है। और इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में राजपूत मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि योगी जी तो इस मामले का पर्दाफाश कर देते, लेकिन उनको दिल्ली रोक रही है। अब चूंकि ये इसमें एक और समस्या हो गई है कि ये जो चंपत राय जी है, ये भी चंपत राय बंसल है, और ये विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के नेतागण ज्यादातर वैश्य समुदाय से ही आए, अशोक सिंघल थे। ये सब भी चीजें प्ले हमारे समाज में करती हैं अनफॉर्चुनेटली। जैसे वो यादव जी को ढूंढ लेती हैं विलेन बनाने के लिए, तो वो फिर इन कॉन्ट्रडिक्शन को भी ढूंढ लेती हैं। और इस तरह की अब बहुत सारी स्पेकुलेटिव स्टोरीज चारों तरफ फैल गई। इस आंदोलन पर जो 4 दशक से ज्यादा चला, पहले तो वहां एक मस्जिद थी, उसकी जगह राम मंदिर बनाने की बात की गई, कहा गया कि भाई राम जन्मभूमि है, एक आंदोलन चला, उसके लिए चंदे हुए थे बहुत सारे, और तब अशोक सिंघल थे और उन पर ये आरोप लगे थे सैकड़ों करोड़ की उसका सबका कोई हिसाब नहीं, बल्कि हजारों करोड़ की ही बात हमेशा होती। तो आरोप लगते ही रहे लगातार, और इन आरोपों को बुलडोज करते रहे लोग रहे, क्योंकि तब तक मंदिर निर्मित नहीं हुआ था, एक प्रोसेस में था, और हमेशा एक आंदोलन जैसी आग उसके उन चीजों को नीचे दबा देती थी। लेकिन अब जब मंदिर बन चुका है, मंदिर प्रचलन में है, मंदिर में दर्शन करने लोग आ रहे हैं, अब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चढ़ावे की चोरी जो है बर्दाश्त से बाहर हो गई। लेकिन इससे पहले एक और चोरी हुई है, बल्कि उसे डकैती कहना ज्यादा बेहतर होगा। वो था जो इस मंदिर की अपनी जो प्रॉपर्टी कुछ दी गई, कुछ सरकार ने अधिग्रहित करके दी, लेकिन मंदिर ने खुद बहुत सारी जायदाद अपने लिए खरीदी, और इस डोनेशन के पैसे से खरीदी। उस खरीद फरोख्त में बहुत बड़े घोटालों की बात, और उसमें यही लोग ज्यादातर शामिल हैं। और इसकी बड़ी शिकायतें एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक लंबे अनवरत अभियान से डॉक्यूमेंटेड ढंग से इसको किया, और अभी हाल में उन्होंने एसआईटी से मिलकर वो सारे दस्तावेज जो उनकी शिकायतों के हैं प्रस्तुत किए। जैसे एक पाठक फैमिली का जिक्र आता है कि 2 करोड़ रुपए से उन्होंने 18 मार्च 2021 को एक प्लॉट किसी पाठक फैमिली से, एक सज्जन है, उन्होंने खरीदा, और उसी दिन प्लॉट को ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। ये रिकॉर्ड पर है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसकी खबर की है, संजय सिंह ने इसको उठाया है, मैंने आपको बताया। ये साफ साफ समझ में आने वाली बात है कि उसी एक ही दिन में एक ही जायदाद के ये 2 कीमतें इतने अंतर से कि 2 करोड़ और 18.5 करोड़, और जिसमें जो लाभार्थी है वो अदृश्य हो गया, और नुकसान जो चढ़ावे का पैसा है, जो चंदे का पैसा है, जो मंदिर निर्माण के लिए दिया गया पैसा है, उसमें से हुआ। और इस तरह के एक नहीं, फिर एक पूरी सीरीज है जिनकी डिटेल संजय सिंह ने एसआईटी को इस तरह के लैंड परचेज मामलों में दिए। अब ये है कि 13-14 जमीनों के सौदे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इस तरह से दिए गए थे, लेकिन यूएनआई में और अन्य जगहों पे जो रिपोर्ट्स हुए वो 11 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कहते हैं। जो भी हो, एक भी हो, कुछ और बड़े बड़े सौदे भी हैं, एक 55.47 करोड़ रुपए की जमीन की डील का सवाल है। ये सब मामले पहले से उठे, इनसे शंका बढ़ना शुरू हुई, और अब जब ये चढ़ावे की डकैती का मामला आ गया है, तो अब लोगों को विश्वास हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पत्रकार मित्रों को देख रहा हूं जिन्हें हम लोग राइट विंग के तौर पे जानते हैं, वो विचलित हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं, बड़े प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं राइट विंग के, वो इन सब चीजों पर खुलेआम इस ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट के गठन को, ट्रस्ट के प्रबंधन को, और निश्चित तौर पर नाम लेके आरएसएस नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात आरएसएस तक उनके जरिए कहने से पहुंच रही है, और वो निशाने पे आ रहे हैं कि एक मंदिर आपके पास आया, और वो देश का सबसे प्रमुख है इस समय, उसके प्रबंधन में आपकी योग्यता ये है, और उसमें इस तरह की डकैती हो रही है। तो ये सवाल इस वजह से बहुत बड़ा हो गया, और उस दबाव की ही वजह थी कि एफआईआर करनी पड़ी। और खुद जिस दिन एफआईआर हुई है, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या में मौजूद रहे। सुबह उनका बयान आया, शाम को एफआईआर हुई, लेकिन जैसा होता है एफआईआर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खिलाफ हुई, जो कच्चे कर्मचारी हैं।
और 8 लोग हैं उसमें, और अन्य लिखा गया है कुछ। और ये 8 में से जो नाम है उसमें एक नाम, 8वां नाम टीनू यादव का भी है, जो शायद चंपत राय जी की गाड़ी चलाते हैं और कुछ और उनके छोटे मोटे काम करते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि दबाव की वजह से फिलहाल अभी मेमनों को फंसा दिया गया है, जो शार्क है इस मामले के और जो इसके पीछे का मुख्य घोटाला है उस पर पर्दा डालने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन उस दबाव में ये जरूर हुआ कि चंपत राय और जो मिश्र जी हैं, इन 2 लोगों का इस्तीफा हो गया। तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन अभी इस्तीफा स्वीकृत करने की प्रक्रिया आने वाले शायद जुलाई महीने में बैठक है उसमें हो पाएगी। लेकिन इस्तीफे से क्या होगा अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सब किसकी वजह से हुआ, किस परिमाण में हुआ और क्यों ऐसा है कि इस अकेले मंदिर के डिटेल्स सार्वजनिक नहीं है। ये कौन सी विधि है कि जो सार्वजनिक लोगों से इकट्ठा किए हुए धन के बारे में सूचना सार्वजनिक नहीं करना चाहती। सबसे बड़ा मामला यह हुआ कि इसमें जो नाम आए हैं वहां जो 3 प्रमुख लोग बताए जा रहे हैं जो इस काम में जिम्मेदार हैं। एक तो गोपाल राव के कोई रिश्तेदार हैं जो बोरी ले लेके जाया करते थे कर्नाटक और हवाई जहाज से आते थे, उनका नाम नहीं है। एक कोई चंपत राय जी के भतीजे या भांजे बताए जाते हैं, उनका नाम नहीं है। और एक कोई मिश्रा जी के भी ऐसे ही भतीजे और भांजे हैं। ये 3 जो प्रमुख लोग हैं वहां के, इन तीनों के से जुड़े हुए एक एक इनके रिश्तेदार हैं जो इन कार्रवाइयों में थे, जिनके बारे में क्लैंडस्टाइन किस्म की समझ है। इनका नाम एफआईआर में भी नहीं है और खबरों में भी एक बैराज आया था, फिर वो गायब हो। इससे शंका बढ़ती है, और इसलिए भी बढ़ती है इसके पहले ऑडिट वगैरह को लेके कुछ चीजें 2020 में एक ऑडिट हुआ था, उस समय एक ऑडिट वार्निंग आई थी और उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि साहब ये चीजें किसी भी इस तरह की व्यवस्था में होनी चाहिए, ऐसे ऐसे इस चीज का रिकॉर्ड करना चाहिए, ये चीजें आप करेक्ट कर लीजिए, आपके अभी सिस्टम में नहीं है। आज के दौर में जब सब चीजें डिजिटल की जा सकती हैं, की जाती हैं, होनी चाहिए और आसानी से लोगों को जानकारी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उस पर एक विश्वास बन सके। ये बात, इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन उस ऑडिट और उस सलाह की बात जो 2020 में आई वो दाखिल दफ्तर हो गई, पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। ये चीजें थोड़ी सी आप ये कहें कि कंफ्यूज करती। इसके बाद आप देखिए कि पीएमओ के यहाँ एक शिकायत किसी ने की, पीएमओ ने जिलाधिकारी को वो शिकायत फॉरवर्ड कर दी। वो शिकायत भी इसी से संबंधित थी। लेकिन हुआ ये कि जिलाधिकारी की ओर से जब उस पर सूचना मांगी गई तो जो जिलाधिकारी भी इसमें पदेन ट्रस्टी है, तो ट्रस्ट के इस समय के सेक्रेटरी चंपत राय जी के दफ्तर ने उस पर किसी किस्म का कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया, उसका जवाब देने से मना कर दिया। तो ये समझ में नहीं आया कि भाई ये चंपत राय जी अकेले इतने शक्तिशाली कहां से हो रहे हैं, ये पावर कहां से ड्रॉ कर रहे हैं हर चीज को छुपा लेने की और इस तरह से चीजों को नियंत्रित करने की, और इवन पीएमओ से मांगी गई वाया डीएम जानकारी को न देने की जो परिस्थिति उन्होंने उत्पन्न की, ये कैसे कर सके? ये प्रश्न बड़ा हुआ। लेकिन अभी तो सब चीजें अनुत्तरित है और ये भी अनुत्तरित। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जो इस पूरे विवाद में फिलहाल पृष्ठभूमि में है, लेकिन जो इस मामले में हमेशा से चर्चा में रहा और उसकी चर्चा होनी ही चाहिए। देखिए, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में अगर कल्याण सिंह जी का नाम न लें, जिनके समय में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वो मुख्यमंत्री थे, उनका पद गया, उनको कोर्ट ने 1 दिन की सजा भी दी, उनका नाम न हो, और उस समय के बजरंग दल के प्रमुख कटियार साहब का नाम न हो, ये आश्चर्य की बात है। विनय कटियार और कल्याण सिंह, ये 2 लोग अगर राम मंदिर के मामलों में इनकी जिक्र न हो या उमा भारती का जिक्र न हो, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। लेकिन इन तीनों के साथ एक ही संयोग है, तीनों पिछड़ी जातियों के लोग थे। उमा भारती और कल्याण सिंह जी लोध राजपूत समुदाय से आते हैं। कटियार साहब उत्तर प्रदेश की कुर्मी समाज की एक प्रमुख धारा से आते हैं। और एक समय ये लोग इस पूरे आंदोलन के सबसे ज्वलंत चेहरे थे। जब ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरवरी में 2020 में ट्रस्ट का निर्माण हुआ, और इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनाए गए कौन कौन होंगे, तब उसमें जो लिस्ट आई और लिस्ट में ऐसे नाम आना शुरू हुए जो उस समय आंदोलन में तो उस तरह से सामने नहीं थे,
लेकिन ट्रस्टी सब हुए और वो ज्यादातर एक समुदाय के थे और उसमें एक बहुत बृहत्तर समुदाय, कम से कम पिछड़ी जातियां जो इस देश की आधी जातियों से ज्यादा है और जो इस आंदोलन की अगुआ रही है, और जाहिर है जो आबादी आधी से ज्यादा है तो अगर चढ़ावे में हिस्सा हो, चंदे में हिस्सा हो, आंदोलन में भागीदारी का हिस्सा हो, कुर्बानी में हिस्सा हो, कठिनाइयों में हिस्सा हो, तो निश्चित तौर पर उनका सबसे बड़ा रहा होगा। लेकिन हमने पाया कि वो गायब है, उसमें से, लिस्ट में से है ही नहीं, एक भी नहीं। यहां तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन चीजों के लिए बहुत बदनाम है, योगी आदित्यनाथ, अपनी जाति के लोगों को ज्यादातर जगहों पर नियुक्त वगैरह करने के मामले में, उनकी जाति का भी कोई इसमें एक सदस्य भी नहीं है। एक दलित थे कामेश्वर चौपाल जो अब नहीं रहे, उनकी जगह फिर जो रिप्लेसमेंट आए हैं जिनकी ओर से एफआईआर हुई है वो भी खैर दलित कम्युनिटी के। एक तो समाज के 65-70% क्या ये आंदोलन सिर्फ किसी जाति विशेष का है, या इसमें सिर्फ एक या दो जातियों के लोग ही सारी प्रमुख स्थिति में रहेंगे? और क्या वही मेरिटोरियस है? तो क्या धार्मिक मामलों की भी कोई खास मेरिट होती है जो कुछ खास जातियों में ही नत्ती रहेगी, जैसा बहुत सारे शास्त्रों वगैरह में वर्णन है, जिसको आज उस तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। आरएसएस खुद ही उन चीजों को बाहर आके मना करता है। लेकिन जब अमल का सवाल आया तो उसने इस पर सहमति क्यों दी? इस तरह का ट्रस्ट कैसे बना? ये भी एक बड़ी आलोचना इस पूरे मामले में पीछे से, पृष्ठभूमि से साथ साथ चल रही है। हालांकि ये तो अनवरत जारी है, जब से बना तभी से जारी है और ये हमेशा बड़ी होती गई है। लेकिन आप देखिए कि जब ये मामला हुआ और 8 लोगों के नाम एफआईआर में गए हैं, हमारे मीडिया में सिर्फ तीनों यादव छाए हुए। उनको एक यादव जी मिल गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि सारी चीजें उन्हीं पर केंद्रित कर दी जाए। जो एक ड्राइवरी करते, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मुंह लगे होंगे चंपत राय के, हो सकते हैं उनके बहुत करीब, तो उससे क्या हुआ? तो इस तरह की हमारी जो वृत्ति है मीडिया में और संस्थाओं के गठन करने में, जो एक कॉमन पार्लेंस में कहा जाता है, वो बहुत खराब स्थिति है। हमारे कॉमन पार्लेंस में जातियों के बारे में जिस तरह के चुटकुले या अन्य चीजें होती हैं, जिस तरह से नोमेनक्लेचर हम उनका गढ़ते हैं, वो सब ठीक नहीं है। लेकिन ये ठीक न होने को ठीक करने का जो काम है, इस तरह के फैसलों से तो ठीक होता दिखता नहीं है। वो तो इस तरह के फैसले उस तरह के की वृत्ति को और बड़ा करते हुए नजर आते हैं, और ये कोई नाजायज सवाल तो नहीं है। ये भी इस मामले में एक बहुत गंभीर बात है जिसको साथ साथ देखते हुए चलना चाहिए, और उसमें हमारे इस मीडिया का चरित्र भी झलकता है कि कैसे उसको, उसमें रिपोर्ट करने वाले कैसे किसी एक पिछड़ी जाति के आदमी को खलनायक ढूंढ लेते हैं, और कैसे संस्थाओं का गठन करते समय, ट्रस्ट का गठन करते समय निर्णय करने वाले लोग पिछड़ी जातियों को जात बाहर भी कर देते हैं, ट्रस्ट के लायक नहीं समझते। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो राम मंदिर के चढ़ावे की डकैती का जो सवाल है, मेरा ख्याल है कि आरएसएस के 100 साल के इतिहास में उसके द्वारा खुद सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए एक आंदोलन और उसकी इस परिणति पर सबसे बड़ा धब्बे के तौर पर वापस लौटा है। अब क्या वो इसको छुड़ा पाने में, इसको, इस जाले को साफ कर पाने में और आगे बढ़ जाने में, जैसे वो बहुत बार 100 सालों में बढ़ता रहा है, उसी तरह से सफल रहेगा जैसा सफल अब तक रहा है, या इस बार चीजें उसके लिए किसी किस्म की असफलता का बायस बनेंगी? आने वाले दिन इसको अनफोल्ड करेंगे। फिलहाल इतना ही, देखिए इसको और बताइए कि और हम लोग अपने कामों में कैसे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।